हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, जो कि यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के ऊपर ये चैप्टर है। खासकर इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो आज हम मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी समझते थे कि वह अंधकार के कई शताब्दियों बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। इसके पीछे मान्यता यह थी कि रोमन साम्राज्य के टूटने के बाद अंधकार युग शुरू हुआ। मानवतावादियों की भांति बाद के विद्वानों ने बिना कोई प्रश्न किए यह मान लिया कि यूरोप में 14वीं शताब्दी के बाद नए युग का जन्म हुआ है। मध्यकाल जैसी संज्ञाओं का प्रयोग रोम साम्राज्य के पतन के बाद 1000 वर्ष की समय अवधि के लिए किया गया। यानी जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद 1000 वर्षों तक मध्यकाल अंधकार युग माना जाता है, और उसके बाद 14वीं शताब्दी के बाद से नया युग यानी कि पुनर्जागरण काल, मानवतावादी युग यहाँ से माना जाता है। उनके यह तर्क थे कि मध्य युग में चर्च ने लोगों की सोच को इस तरह जकड़ रखा था कि यूनान और रोम वासियों का समस्त ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। मानवतावादियों ने आधुनिक शब्द का प्रयोग 15वीं सदी से शुरू होने वाले काल के लिए किया है। यानी कि मध्यकाल अंधकार युग का जो काल है, उसके अंदर जो मानवों की बुद्धि है वो चर्च के लोगों ने जकड़ रखी थी। उनके विचार जो है शून्य हो गए थे। उसके बाद से जब मानवतावादी विचार लोगों में आने लगे, तब से आधुनिक शब्द उन्होंने प्रयोग करना शुरू किया, मोस्टली 15वीं शताब्दी से। तो यहाँ पे हम युग और उसका काल देखेंगे। 15 से 14वीं शताब्दी के भी हमने 3 भाग किए हैं, जिसमें 15 से 9 तक अंधकार युग रहता है, 9 से 11 आरंभिक मध्य युग रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा अंधकार हटना शुरू होता है, और 11 से 14वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग यानी मध्य युग पूरी तरह से उतर जाता है, और 15वीं शताब्दी के बाद से पूरी तरह से आधुनिक युग यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो इस कालक्रम को भी अच्छे से याद रखना है। हाल में अनेक इतिहासकारों ने इस काल विभाजन पर सवाल उठाया है। इस काल के यूरोप के बारे में जैसे जैसे खोजें और शोध बढ़ते गए, वैसे वैसे विद्वानों ने शताब्दियों की सांस्कृतिक समृद्धि तथा असमृद्धि को आधार मानकर तीक्ष्ण विभाजन करने में अपनी दुविधा जताई। किसी भी काल को अंधकार युग की संज्ञा देना उन्हें अनुचित लगा। विज्ञान और दर्शन के अंदर अरबी लोगों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। कि जब विज्ञान और दर्शन इनका विकास हुआ, तभी जाकर के लोगों के जो विचार है वो आधुनिक होने लगे। और इनमें अरबी लोगों का क्या योगदान है। पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन की विद्वानों की कृतियों से परिचित थे, पर इन लोगों ने इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया। 14वीं शताब्दी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों से अनुवादों को पढ़ना शुरू किया। इसके लिए वे अपने विद्वानों के ऋणी नहीं, बल्कि वे अरब के अनुवादकों के ऋणी थे, जिन्होंने अतीत की पांडुलिपियों का संरक्षण और अनुवाद सावधानी पूर्वक किया। अरबी भाषा में प्लेटो, अफलातून और एरिस्टोटिल अरस्तु नाम से जाने जाते हैं। यानी अरबी भाषा के अंदर जो प्लेटो है उनको अफलातून और अरस्तु को एरिस्टोटिल नाम से जाना जाता है। और अरबी लोगों का सबसे बड़ा योगदान यही रहा कि उन्होंने इन दोनों यानी प्लेटो और अरस्तु की जो कृतियां हैं उन्हें सुरक्षित रखा और अनुवाद किया, वो भी बहुत ही सावधानी पूर्वक, जो कि बाद के लोगों के ज्ञान को पढ़ने में काम आए, और उन्होंने अपने बुद्धि में जो है बढ़ोतरी करी। जबकि एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और फारसी विद्वानों की कृतियों को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रसार के लिए अनुवाद कर रहे थे। यानी अब वो लोग अरबी जो ग्रंथ है उनका अनुवाद अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कर रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे। ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित है, यानी सारे आधुनिक विषय थे। टॉलमी के अलमचेस्ट यानी खगोल शास्त्र पर रचित जो ग्रंथ है 140 ईस्वी का, जो पूर्वी यूनानी भाषा में लिखा गया और बाद में इसका अरबी में अनुवाद हुआ। तो अरबी भाषा के विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच के संबंधों को दर्शाता है।
यानी टॉलमी का एक और जो ये ग्रंथ है अलमजेस्ट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लेटो और अरस्तु के बाद। मुसलमान लेख को जिन्होंने इतालवी दुनिया में ज्ञानी माना जाता था, उसमें अरबी के हकीम और मध्य एशिया के बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, लातिनी में एविसिना इसको कहते हैं, और आयुर्विज्ञान के विश्वकोश के लेखक अल राजी रेजेज, ये लोग भी सम्मिलित हैं। तो अरबी जो हकीम और मध्य एशिया के दार्शनिक हैं, उनमें एक तो आते हैं इब्न सीना और एक आते हैं अल राजी। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिन्होंने अल राजी ने आयुर्विज्ञान विश्वकोश लिखा और बुखारा के दार्शनिक हैं इब्न सीना। स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रशूद, जिसे लातिनी में अविरोज कहा गया है, इनके नाम और इनके नामों के जो अनुवाद हैं वो भी आपको याद रखना है। उन्होंने दार्शनिक ज्ञान यानी फैलसुफ, कई बार पूछा जाता है फैलसुफ क्या है, तो ये दार्शनिक ज्ञान है और दर्शन से जुड़ी हुई चीज़ों को फैलसुफ कहा गया है। धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की किन्होंने, इब्न रशूद ने या अविरोज ने, जो कि स्पेन के अरबी दार्शनिक हैं, और उनकी पद्धति का ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया, यानी इनकी जो पद्धति है वो ईसाई लोगों ने भी अपनाई। मानवतावादी अपनी बात लोगों तक तरह तरह से पहुंचाने लगे। यद्यपि विश्वविद्यालय में पाठ्यचर्या पर कानून, आयुर्विज्ञान और धर्मशास्त्र का दबदबा रहा, फिर भी मानवतावादी विषय धीरे धीरे स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। यह सिर्फ इटली में ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों में भी हुआ, और इस तरह से मानवतावाद का विकास होता है। यहाँ पे हम कुछ शब्दों की परिभाषा देखते हैं। जो इन व्यक्तियों के नाम हमें यहाँ पे इब्न सीना के जो नाम पे स्टार दिखाई दिया है, इन व्यक्तियों के नामों की यूरोपीय वर्तनी ने बाद की पीढ़ियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये यूरोपीय थे। यानी इब्न सीना, इनकी जो यूरोपीय, इन्हें एविसिना भी कहते हैं, तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये यूरोपीय थे और इस काल के विद्यालय लड़कों के लिए ही थे। ये हमें किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय है तो मोस्टली ये लड़कों के लिए ही होते थे। उस काल में लड़कियों को इतनी शिक्षा नहीं दी जाती थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कलाकार और यथार्थवाद, कि कलाकार में और यथार्थवाद जो उस समय चल रहा था उसमें कितनी समानता या असमानता हमें देखने को मिलती है। उस काल के लोगों के विचार को आकार देने का साधन मानवतावादियों के लिए केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं थी। कला, वास्तुकला और ग्रंथों ने मानवतावादी विचारों को फैलाने में बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। और यहाँ पे हम जो ये कला देख रहे हैं, ये ड्यूरर का तुलिका चित्र है, प्रार्थना रथ हस्त। कला प्रकृति में रची बसी होती है, जो इसके सार को पकड़ सकता है वही इसे प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कला को गणित द्वारा भी दिखा सकते हैं। जिंदगी की अपनी आकृति से आपकी कृति जितनी जुड़ी होगी उतना ही सुंदर आपका चित्र होगा। कोई भी आदमी केवल अपनी कल्पना मात्र से सुंदर आकृति नहीं बना सकता जब तक उसने अपने मन को जीवन के प्रति छवि से न भर लिया हो। ये कौन कहता है? ये कहते हैं अल्बर्ट ड्यूरर, जिन्होंने ये प्रार्थना रथ हस्त बनाए हैं। तो ड्यूरर द्वारा बनाया गया ये जो चित्र है, प्रार्थना के हाथ जो यहाँ पे दिए गए हैं, 16वीं शताब्दी की इटालवी संस्कृति का आभास कराता है, जब यहाँ के लोग गहन रूप से धार्मिक होते थे, परंतु उन्हें मनुष्य की योग्यता पर भी भरोसा था और वो निकट पूर्णता को प्राप्त कर सकता है और दुनिया तथा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सकता है, ऐसा वे मानते थे। तो यहाँ पे हमें ये जो चित्र दिया गया है नीचे, दी पाइटा, माइकल एंजेलो ने मेरी को ईसा के शरीर को धारण करे हुए दिखाया। ये एंजेलो का काफ़ी फेमस चित्र है जिसे दी पाइटा कहा गया है, जो ईसा की माँ है, मेरी या मरियम जिसे कहते हैं। इसने ईसा के शरीर को उठाए हुए दिखाया है। बहुत ही मार्मिक चित्र है ये। पहले के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों के अध्ययन से नए कलाकारों को भी प्रेरणा मिली। रोमन संस्कृति के भौतिक अवशेषों की उतनी ही उत्सुकता के साथ खोज की गई जितनी कि अतीत के प्राचीन ग्रंथों की। रोम साम्राज्य के पतन के 1000 साल बाद भी प्राचीन रोम और उसके उजाड़ नगरों के खंडरों में कलात्मक वस्तुएं मिली। अनेक शताब्दियों पहले बनी आदमी और औरतों की संतुलित मूर्तियों के प्रति आदर ने उस परंपरा को कायम रखने के लिए इतालवी वास्तुविदों को प्रोत्साहित किया। 1416 में दोनातालो था, उसने सजीव मूर्तियां बनाकर नई परंपरा कायम की। ये फेमस मूर्तिकार हैं
डोनाटेलो भी कहते हैं इसको, डोनाटेलो भी कहते हैं। कलाकारों द्वारा हूबहू मूल आकृति जैसी मूर्तियों को बनाने की चाह को वैज्ञानिकों के कार्यों से सहायता मिली। नर कंकालों का अध्ययन करने के लिए कलाकार आयुर्विज्ञान कॉलेजों की प्रयोगशालाओं में गए। बेल्जियम मूल के ऑन्ड्रियस वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मनुष्य के शरीर की चीर-फाड़ की, यानी शल्य चिकित्सा या फिर चीर-फाड़ करने वाले जो पहले अध्यापक थे मनुष्य के शरीर की, ये थे पादुआ विश्वविद्यालय के ऑन्ड्रियस वेसेलियस। इसी समय से आधुनिक शरीर क्रिया विज्ञान का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये जो चित्र है यह स्वनिर्मित रूप चित्र लियोनार्डो दा विंची का है। यानी विंची एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और ये उनका खुद का बनाया हुआ स्वचित्र है। इनकी आश्चर्यजनक अभिरुचि वनस्पति विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणित शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। यानी ये इतने प्रतिभाओं के धनी थे। उन्होंने मोनालिसा और द लास्ट सफर चित्रों की रचना की। इस विंची को आपको बहुत याद रखना है क्योंकि मोनालिसा और द लास्ट सफर बहुत ही फेमस चित्र है इनके। उनका स्वप्न था कि वे आकाश में उड़ सकें। वे वर्षों तक आकाश में पक्षियों के उड़न का परीक्षण करते रहे और उन्होंने एक उड़न मशीन का प्रतिरूप भी बना डाला और उन्होंने अपना नाम लियोनार्डो दा विंची परीक्षण का अनुयायी रखा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चित्रकारों के लिए नमूने के तौर पर प्राचीन कृतियाँ नहीं थी, लेकिन मूर्तिकारों की तरह उन्होंने यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश की। उन्हें अब यह मालूम हो गया था कि रेखा गणित यानी ज्योमेट्री के ज्ञान से चित्रकार अपने परिदृश्य को ठीक तरह से समझ सकता है तथा प्रकाश के बदलते गुणों का अध्ययन करने से उनके चित्रों में त्रि-आयामी रूप दिया जा सकता है, यानी एकदम 3D जीवंत रूप दिया जा सकता है। लेप चित्र के लिए यानी जो ऑयल पेंटिंग्स होती हैं उसके लिए तेल के एक माध्यम के रूप में प्रयोग ने चित्रों को पूर्व की तुलना में और अधिक रंगीन और चटक बनाया। उनके अनेक चित्रों में दिखाए गए वस्त्रों के डिज़ाइन और रंग संयोजन में चीनी और फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है जो उन्हें मंगोलों से मिली थी। इस तरह शरीर विज्ञान, रेखा गणित, भौतिकी और सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यानी ये जो इतालवी कला है जो एकदम यथार्थ प्रतीत होती थी, जीवंत प्रतीत होती, इसे बाद में यथार्थवाद नाम दे दिया गया और यथार्थवाद की यह परंपरा 19वीं शताब्दी तक चलती रही। यहाँ पे हम देखते 16वीं शताब्दी की इटली की वास्तुकला ने रोम साम्राज्यकालीन अनेक भवनों की विशिष्टताओं की नकल की। ये यहाँ पे हमें जो है इटली का एक शानदार भवन दिखाई देता है और इटली की वास्तु जो कला है इसने रोमन साम्राज्य की काफ़ी सारी यहाँ पे नकल की है। यहाँ पे हम देखते हैं वास्तुकला के बारे में। 15वीं शताब्दी में रोम नगर भव्य रूप से पुनर्जीवित हो उठा। 1417 से पोप राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन गए क्योंकि 1378 से दो प्रतिस्पर्धी पोप के निर्वाचन से जन्मी दुर्बलता का अंत हो गया था। उन्हें रोम के इतिहास के अध्ययन को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। पुरातत्वविदों यानी पुरातत्व का नया हुनर था और पुरातत्वविदों द्वारा रोम के अवशेषों का सावधानी से उत्खनन किया गया। इसने वास्तुकला की एक नई शैली को भी प्रोत्साहित किया जो वास्तव में रोम साम्राज्यकालीन शैली का ही पुनरुद्धार थी, जिसे अब शास्त्रीय शैली कहा गया। यानी जो फिर से पनपी उसे शास्त्रीय शैली कहा गया। पोप, धनी व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोगों ने उन वास्तुविदों को अपने भवनों को बनाने के लिए नियुक्त किया जो शास्त्रीय वास्तुकला से परिचित थे। यानी जो नई टाइप की ये रोम से साम्राज्य से मिलती जुलती जो कला जानते थे, धनी लोग उन्हीं को नियुक्त करते थे। चित्रकारों और शिल्पकारों ने भवनों को लेप चित्रों, मूर्तियों और उभरे चित्रों से भी सुसज्जित किया और इस काल में कुछ ऐसे लोग भी हुए जो कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और सभी कुछ थे। यानी एक साथ बहुत सारी प्रतिभा के धनी ये लोग होते थे और इसका सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है माइकल एंजेलो बुओनारोती। यानी ये जो एंजेलो है ये इसका उदाहरण है कि ये कितने बहुप्रतिभा के धनी थे।
इन्होंने पोप के सिस्टीन चैपल की भीतरी छत में लेप चित्र दीप पाइटा नामक प्रतिमा, जो दीप पाइटा चित्र है ये किसका है? एंजिलो का, जो हमने ऊपर देखा था। ये प्रतिमा सेंट पीटर गिरजाघर के गुंबद का डिजाइन भी इन्होंने बनाया और इसी वजह से माइकल एंजिलो अमर हो गए। किन दो चीज़ों की वजह से ये फेमस हुए? एक तो दी पाइटा चित्र और एक सेंट पीटर जो चर्च है उसके गुंबद का डिजाइन। ये सभी कलाकृतियाँ अभी रोम में ही हैं। वास्तुकार फिलिपो ब्रूनेलेशी, ये भी काफ़ी फेमस है, और ब्रूनेलेशी ने फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप प्रस्तुत किया, यानी फ्लोरेंस का जो चर्च है उसका भव्य गुंबद जो किसने डिज़ाइन किया? ब्रूनेलेशी ने। इन्होंने अपना पेशा एक मूर्तिकार के रूप में शुरू किया और इस काल में एक और अनोखा बदलाव आया। अब कलाकार की पहचान उनके नाम से होने लगी, न कि पहले की तरह उनके संग या श्रेणी से। पहले ये लोग श्रेणी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब इनके नाम भी फेमस होने लगे। काफ़ी फेमस इन्होंने जो है बनाई चीज़ें। ये जो है दी ड्यूमा फ्लोरेंस के कैथेड्रल गुंबद, इसका डिज़ाइन ब्रूनेलेशी ने बनाया है। लियोन बतिस्ता अल्बर्टी ने कला सिद्धांत और वास्तुकला पर लिखा। उन्होंने लिखा है कि मैं उसे वास्तुविद मानता हूँ जो नए नए तरीकों का आविष्कार कर इस तरह अपने निर्माण को पूरा करे कि उसमें भारी वजन को ठीक बैठाया गया हो और संपूर्ण कृति के संयोजन और द्रव्यमान में ऐसा तालमेल हो कि उसका सर्वाधिक सौंदर्य उभर कर आए ताकि मानव मात्र के लिए इसका श्रेष्ठ उपयोग हो सके। ये कहना है किसका? लियोन बतिस्ता अल्बर्टी का। और ये जो कृतियाँ हैं किसने बनाई है, फेमस कृतियाँ, ये हमें ज़रूर याद करनी है कि ब्रूनेलेशी ने जो है फ्लोरेंस की ड्यूमा का गुंबद का आकार बनाया था। यहाँ पे अब हम देखेंगे मुद्रण कला के बारे में। प्रथम मुद्रित पुस्तकें जो आती हैं, दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है, जो कुछ भी इटली में लिखा गया वो विदेशों तक भी पहुँचा। ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता की वजह से हुआ। मुद्रण प्रौद्योगिकी कब ज़्यादा फैली? 16वीं शताब्दी में, लेकिन 15वीं शताब्दी से ये शुरू हो गई थी। इसके लिए यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए। जो ये कला है ये सबसे पहले चीन और मंगोल से ही आई है। और अगर हम बात करें प्रिंट, पेपर भी सबसे पहले चीन में ही बना, तो इस कला के लिए हम हमेशा उन लोगों के ऋणी रहेंगे। ऐसा ही अन्य 3 प्रमुख तकनीक नवीकरणों, आग्नेयशास्त्र, कंपास और फलक, इसके विषय में भी ऐसा ही है। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थी। सन 1455 में, देखिए 1500 ईस्वी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर ये शुरू हो गया था लगभग। तो जर्मन मूल के जो जोहान्स गुटेनबर्ग है, इन्होंने सबसे पहले छापेखाने का आविष्कार किया 1455 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कार्यशाला में बाइबल की 150 प्रतियां छपी सबसे पहले, और इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल 1 प्रति लिख पाता था। तो कितना ज़्यादा यहाँ पे विकास हुआ। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण भी इटली में हुआ। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय भी संभव होने लगा, तो छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों के बने नोट्स पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत, जानकारी पहले की अपेक्षा तेज़ी से प्रसारित हुई, यानी अब बहुत सस्ते में किताबें मिलने लगी। हस्तलिपियाँ काफ़ी महंगी होती थी। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित पुस्तक कई 100 पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी, और अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का भी विकास हुआ। तो 15वीं शताब्दी के अंत से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार भी बहुत तेज़ी से फैलने का मुख्य कारण वहाँ पे छपी पुस्तकों का वितरण ही था। और इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहे। यानी जब तक ज्ञान फैलेगा नहीं एक से दूसरी जगह, तो बौद्धिक चेतना भी नहीं फैलेगी, और जब बौद्धिक चेतना फैली तो 15वीं शताब्दी के अंत तक इटली की जो संस्कृति है
वो आल्पस पर्वत के पार तक भी फैली। और इसका कारण क्या है? मुद्रण कला, छपी हुई पुस्तकें। ये हमें याद रखना है। तो अगला हमारा पॉइंट होगा मनुष्य की एक नई संकल्पना। इन सब के बाद एक नई संकल्पना जो मनुष्यों के अंदर आती है वो क्या है, इसको हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।